आइए अब संविधान समिति में दिए गए बाबा साहब के भाषण का तीसरा पार्ट मैं आपको आगे सुना रहा हूँ और आप इसे देखें। सामान्यतः अपने वकील व धर्मगुरु यह तत्व मन पर अंकित करते हैं और यह मानते हैं कि अपनी पिछली पीढ़ी अपने से अधिक मुक्त थी। उन्हें अपने पर कानून लादने का अधिकार था। हम उन कानूनों को नहीं बदल सकते और हम भी कानून बनाकर अगली पीढ़ी पर लाद सकते हैं। अगली पीढ़ी को भी उन कानूनों को बदलने का अधिकार नहीं होगा। अर्थात पृथ्वी मृतकों की मिल्कियत है, जीवितों की नहीं। मैं स्वीकार करता हूँ कि इसमें दो राय नहीं कि जेफरसन ने जो कहा वह केवल सत्य ही नहीं, परिपूर्ण सत्य है। जेफरसन के बताए तत्वों से संविधान समिति दूर जाती तो वह दोष की ही नहीं, निषेध की पात्र होती। मैं पूछता हूँ कि वह वैसी दूर गई है क्या? वस्तु स्थिति इसके विपरीत है। किसी ने संविधान संशोधन के संबंध में जो व्यवस्था की है उसको परखा तो भी पर्याप्त है। कनाडा की तरह जनता को संविधान में संशोधन करने का अधिकार अस्वीकार करके अथवा अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के समान संविधान संशोधन अवास्तविक प्रमाणों व शर्तों पर अवलंबित रखकर संविधान को अंतिम व अचूक होने का सिक्का मानने का काम इस समिति ने नहीं किया। इतना ही नहीं तो संविधान संशोधन के लिए सबसे सुलभ प्रक्रिया की व्यवस्था उसने की है। मैं आलोचना करने वालों का आह्वान करता हूं कि वे सिद्ध करें कि इस देश की परिस्थिति जैसी परिस्थिति वाले किसी भी देश की संविधान समिति ने संविधान में संशोधन करने की इतनी सुलभ प्रक्रिया की व्यवस्था की है। संविधान से असंतुष्ट रखने वालों को उसमें संशोधन करने के लिए केवल 2/3 बहुमत प्राप्त करना होगा। यदि वे प्रौढ़ मतदान के आधार पर संसद में 2/3 बहुमत भी प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है तो यह कैसे माना जाए कि संविधान के विषय में उनकी राय से जनता सहमत है? केवल एक ही संवैधानिक ध्वन्यार्थ का संदर्भ देना चाहता हूँ। एक गंभीर शिकायत यह है कि केंद्रीकरण अधिक प्रमाण में हुआ है, जिससे राज्य की अवस्था नगर पालिका के समान हो गई है। स्पष्ट है कि यह दृष्टिकोण केवल अतिशयोक्तिपूर्ण है कि ही नहीं है तो संविधान क्या करने का विचार रखता है, इस बारे में मिथ्या धारणा पर आधारित है। केंद्र व राज्य के संबंध में जिस तत्व पर आधारित है उसे ध्यान में रखने की आवश्यकता है। संघ राज्य का मूल तत्व यह होता है कि कायदा व कानून तथा उसको लागू करने का अधिकार केंद्र द्वारा तैयार किए गए किसी कानून के माध्यम से नहीं, वरन प्रत्यक्ष संविधान द्वारा ही केंद्र व राज्य में बांटे जाते हैं। संविधान यही काम करता है। अपने देश के संविधान के अंतर्गत आने वाले राज्य अपने नियम व कानून को लागू करने के लिए किसी भी प्रकार से केंद्र पर अवलंबित नहीं है। इस विषय में केंद्र व राज्यों का असर समान है। ऐसे संविधान को केंद्रीकृत क्यों कहा जाता है, समझना कठिन है। यह संभव है कि अन्य किसी संघ राज्यात्मक संविधान की अपेक्षा यह संविधान नियम कानून और उसे लागू करने के अधिकारों की कार्यवाही के लिए केंद्र को जरा अधिक क्षेत्र उपलब्ध करा देता है। यह संभव है कि विशेषाधिकार राज्यों को न देते हुए केंद्र को दिए हैं, पर यह गुण वैशिष्ट्य संघ राज्यात्मकता का सार नहीं है। मैंने कहा है कि संघ राज्यात्मकता की मुख्य निशानी संविधान द्वारा नियम कानून व उन्हें लागू करने के अधिकार का केंद्र व घटक राज्यों में बंटवारा है। अपने संविधान के अनुसूचित तत्व यही है, उसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती है। इसलिए यह कहना त्रुटिपूर्ण होगा कि राज्यों को केंद्र के अधीन रखा गया है। केंद्र अपनी इच्छा से उस विभाजन की सीमा को बदल नहीं सकता, न्याय संस्था भी नहीं, क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है कि न्यायालय दुरुस्ती कर सकते हैं
उसे पूरी तरह बदल नहीं सकते। नए मुद्दे और नए दृष्टिकोण प्रस्तुत करने पर पहले दिए हुए स्पष्टीकरणों को दुरुस्त कर सकते हैं। विभाजन रेखा की कुछ बातों के बारे में विभाजक रेखा बदल सकते हैं। फिर भी कुछ प्रतिबंध ऐसे हैं जिनका उल्लंघन करना उनके लिए संभव नहीं है। सत्ता का निश्चित बंटवारा किया हुआ हो तो उसे दोबारा नहीं कर सकेंगे। अस्तित्व में आई हुई सत्ता के बारे में अधिक विस्तार से स्पष्टीकरण कर सकते हैं, पर एक को दिए गए अधिकार को वापस लेकर दूसरे को नहीं दे सकेंगे। इस कारण संघ राज्यात्मकता के प्रभाव के रूप में केंद्रीकरण का जो आरोप किया जा रहा है वह पूरी तरह निराधार है। दूसरा आरोप है कि राज्यों की उपेक्षा करने का अधिकार केंद्र को दिया गया है। इस आरोप को स्वीकार करना चाहिए, पर उपेक्षा के अधिकार के कारण संविधान का निषेध करने के पूर्व कुछ बातों का विचार करना जरूरी है। पहला यह है कि इस संविधान राज्य की उपेक्षा करने के अधिकार का उपयोग हमेशा करने की बात संविधान में नहीं है। ऐसे अधिकारों का उपयोग व कार्यवाही करने आपातकाल के लिए मर्यादित है। दूसरा पक्ष यह है कि जब आपात स्थिति उत्पन्न हुई हो तब इस प्रकार के अधिकार केंद्र को न देना क्या टाला जा सकता है? आपातकाल में भी केंद्र के पास ऐसे अधिकार न रहने की जो वकालत करते हैं, संभवतः उन्हें इस बात की कल्पना ही नहीं है कि इनकी आवश्यकता क्यों होती है। विख्यात नियतकालिक द राउंड टेबल के दिसंबर 1935 के अंक में एक लेखक ने इस समस्या को बड़ी ही स्पष्टता से व्याख्यायित किया है, इसलिए उसका उद्धृत करने समय मुझे क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। नागरिक किससे व किस सत्ता के संलग्न होता है, इस पर यह आधारित होता है। सदैव के व्यवहार में यह सवाल उपस्थित नहीं होता, क्योंकि कानून व्यवस्था के से अपना काम करता रहता है और व्यक्ति किसी विशेष विषय के संदर्भ में एक सत्ता से दूसरे सत्ता विषय में अन्य सत्ता की आज्ञा का पालन करता है। परंतु आपातकाल में नागरिकों की आज्ञाकारिता के विषय में सत्ता के दावों से संघर्ष उत्पन्न हो सकता है और तब अंतिम अधिकार का विभाजन करना संभव नहीं होता। अंतिम क्षण में कानून विशेषज्ञों द्वारा किए गए कानून के स्पष्टीकरण से आंशिकता का मुद्दा निर्णायक रूप से तय नहीं किया जा सकता। कानून सत्य परिस्थिति से पूरी तरह मेल खाने वाला होना चाहिए, अन्यथा उसकी अवस्था दयनीय हो जाएगी। जिस समय सारे शिष्टाचार एक तरफ रख दिए जाते हैं, तब मूल प्रश्न यह होता है कि नागरिकों की शेष निष्ठा व नियमन कौन सी सत्ता करती है, केंद्र या घटक राज्य। इस समस्या का सर्वाधिक विकट पहलू यह है कि इसका हल कौन क्या बताता है, इस पर निर्भर है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जनता के प्रचंड बहुमत के अर्थ में आपातकाल में नागरिकों की शेष निष्ठा घटक राज्यों पर न होकर केंद्र पर होनी चाहिए, क्योंकि संयुक्त अधिकार के लिए अंतिम रूप से और संपूर्ण देश के सामूहिक हित संबंध के लिए काम करने वाला केवल केंद्र ही होता है। आपातकाल में राज्य को हटाने का अधिकार केंद्र को दिए जाने का समर्थन इसमें ही है। आपातकाल में प्राप्त अधिकारों के कारण राज्यों पर कौन से बंधन लादे जाते हैं, अधिक से अधिक इतने ही कि आपातकाल में उन्हें अपने क्षेत्रीय हित संबंधों के साथ संपूर्ण राष्ट्र के हित संबंध व राय को विचार में लेना चाहिए। जो यह बात समझ नहीं पाते, केवल वे ही इस प्रावधान की शिकायत करते हैं। मैं अपनी बात यहाँ समाप्त कर सकता था, परंतु मेरा मन अपने देश के भविष्य को लेकर इतना भरा हुआ है
कि उसके संबंध में अपने कुछ विचारों की अभिव्यक्ति इस प्रसंग पर करने की आवश्यकता अनुभव हो रही है। 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र हो जाएगा। तालियां बजती है, जय घोष होता है। उसकी स्वतंत्रता का क्या होगा? वह अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करेगा कि उसे पुनः खो देगा? मेरे मन में पहला विचार इस संबंध में ही आता है। ऐसा नहीं है कि भारत कभी भी स्वतंत्र राष्ट्र नहीं रहा है। मुद्दा यह है कि पहले जो स्वतंत्रता थी उसने गंवाया। क्या वह उसे फिर से गंवा देगा? भविष्य के विषय में चिंतित करने वाला विचार यही है। चिंता का कारण यह है कि उसने केवल अपनी स्वतंत्रता ही नहीं गंवाई थी, उसकी अपनी स्वतंत्रता में से कुछ की अप्रामाणिकता व विश्वासघात के कारण स्वतंत्रता गंवाई थी। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, तब दाहिर के सेनापति ने मोहम्मद बिन कासिम के दलाल से रिश्वत ली और अपने राजा की ओर से लड़ने से इनकार कर दिया। मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण देने व पृथ्वीराज से लड़ने के लिए सोलंकी राज्य व स्वयं अपनी सहायता देने वाला जयचंद था। जब शिवाजी हिंदुओं की मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय बाकी मराठा सरदार और राजपूत मुगल सम्राट की ओर से लड़ रहे थे। जब ब्रिटिशों ने सिख का राज्यकर्ताओं को नष्ट करने का प्रयत्न किया, तब सेनापति गुलाब सिंह चुप बैठा रहा। उसने सिखों का राज्य बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। 1857 में भारत के बड़े भाग में ब्रिटिशों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा की गई। उस समय सिख मूक प्रेक्षक बने रहे। अब मैं आगे आप अगले पार्ट में, चौथे पार्ट में देखें। इस बात को मैं यहीं स्थगित कर रहा हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।